Hello, dear students. Most welcome in the class of periodic table for class 10 CBSE and ICSE students. Guys, आज की क्लास में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम प्रॉपर मैनर में समझ सकते हैं कि आज की क्लास में पीरियोडिक टेबल बेसिक कॉन्सेप्ट एंड उनके सॉल्व क्वेश्चंस पे हमें वर्क करने की नीड है। तो जब आप इस पार्ट को लेकर के चलेंगे तो वी हैव डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक टेबल बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व क्वेश्चंस। तो गाइज़ आज की क्लास में जब हम इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये क्लास आईसीएसई एंड सीबीएसई दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फेवरेबल होनी है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इस नेगेटिव कंडीशंस में सिचुएशंस में हम आप लोगों के साथ स्टैंड कर रहे हैं फॉर योर बेटर फ्यूचर एंड फॉर योर बेटर करियर। आप सभी को ये चीज़ समझना होगा कि आपको अगर चीज़ों को प्रॉपर मैनर में गेन करना है तो श्योरली यू मस्ट हैव टू डू वर्क हार्ड, मच मोर हार्डर वर्क यू मस्ट हैव टू प्रीफर। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व क्वेश्चंस। तो बच्चों चलिए आज की क्लास में हम पिक करते हैं। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर के पढ़ेंगे तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको बताया जा रहा है दैट इज़ गिवन periodic table contains information about the chemical behavior of elements and masses, composition and structure of their atoms. What does it mean? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हुआ कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है वो केमिकल बिहेवियर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड उनके मासेस के इंफॉर्मेशन को कंटेन करने का वर्क करता है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दियर एटम्स। तो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल एक फैमिली है एलिमेंट्स की जिसमें हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर्स के बारे में। उनके बिहेवियर्स को प्रॉपर मैनर में हम पिक करते हैं और उनके बिहेवियर्स को लेकर के पीरियोडिक टेबल इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा एलिमेंट्स के मासेस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में एंड स्ट्रक्चर ऑफ दियर एटम्स के बारे में। सेकेंड पार्ट आपको जो दिया जा रहा है दैट इज़ गिवन पीरियोडिक अरेंजमेंट। आपको जो बताया जा रहा है प्रॉपर मैनर में दैट इज़ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज़ इन अ टेबुलर फॉर्म इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। यानी उन्हीं एलिमेंट्स को अगर हम टेबुलर फॉर्म में फिक्स कर दें, यानी एक फिक्स टेबल में अरेंज कर दें, कुछ फिक्स रोज़ एंड कुछ फिक्स कॉलम्स में, तो उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट डज द मीन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? इसमें प्रैक्टिकली आपको बताया जाता है कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स होंगी वो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग नंबर एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आप इस चीज़ को जानोगे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उनके एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन होंगे। व्हाट डज द मीन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज होती जाएंगी। एक फिक्स ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर में वो उस अरेंजमेंट को लेकर के चलेंगे। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास ओवरऑल 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। तो इन 18 ग्रुप्स को समझने के लिए 7 पीरियड्स का मतलब होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल ग्रुप, यानी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्रुप होंगे उसी हॉरिजॉन्टल ग्रुप को हम पीरियड बोलते हैं। और ओवरऑल 18 ग्रुप्स होते हैं आपके पास जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स होते हैं और बाकी जो कॉलम्स होते हैं उनको भी हम लोग प्रॉपर मैनर में समझेंगे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो इस चीज़ को अच्छे से कि सॉरी गाइज फॉर योर डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर हम फिर से इस चीज़ को समझते हैं कि 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं, यानी कॉलम्स होते हैं
उन्हीं 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली पीरियड बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पर समझिए कि ग्रुप्स जो होते हैं वो 1 to 8 में डिवाइड होते हैं, और फर्दर ए और बी सब ग्रुप्स होते हैं, उनमें उनको डिवाइड किया गया होता है। एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। जीरो ग्रुप के जो पीरियोडिक टेबल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर मैनर में, नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनटू अ पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो पीरियड का मतलब हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल रो की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड, जो कि पीरियड के इक्वल होता है। किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, अगर ये डिसाइड करना होगा तो हम उसके सेल्स को कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर हमें ये डिसाइड करना होगा कि वो किस स्पेसिफिक सेल से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसके पीरियड्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो फर्स्ट पीरियड का मेंबर होगा तो उसमें सिर्फ फर्स्ट सेल होगा के, अगर वो सेकेंड पीरियड का मेंबर है तो श्योरली वो जो होगा आपका, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एल सेल में जाएगा। अगर वो आपका थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो थर्ड सेल का एलिमेंट होगा। इसी तरीके से बच्चों हम उस चीज़ को प्रॉपर मैनर में लेकर के प्रोसीड कर सकते हैं। ऑन मूविंग डाउन अ गिवन ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज बाई 1 ईच स्टेप एंड बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड टू विच एलिमेंट बिलोंग्स। बड़ा सिंपल सा केस है ये। ऑन मूविंग डाउन अ गिवन ग्रुप, अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर नंबर ऑफ सेल्स हर एक स्टेप में इंक्रीज़ होते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि अगर आप ग्रुप के फर्स्ट पीरियड वाले में हो तो बेटा वहाँ पर क्या होगा, वो फर्स्ट सेल का होगा। अगर आप सेकंड में हो तो वो सेकंड से बिलोंग करेगा, आप थर्ड में हो तो वो थर्ड से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप एक एक स्टेप नीचे आते हो वैसे वैसे उसके पीरियड्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड टू विच एलिमेंट बिलोंग्स। अब नेक्स्ट पार्ट आपको जो बताया जा रहा है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विथ रिस्क फ्रॉम 1 to 4। सबसे पहले वैलेंसी को समझना होगा कि जो आपकी वैलेंसी होती है एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी 1 to 4 तक पहले बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद 4 to 1 डिक्रीज होती जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास जो वैलेंसी का ऑर्डर होता है बेटा, फर्स्ट ग्रुप में जो वैलेंसी होगी +1, सेकंड ग्रुप में जो वैलेंसी होगी दैट इज़ +2, ग्रुप में वैलेंसी +3, और फिर उसके बाद आपके पास वैलेंसी ±4, देन फॉल्स टू 1, यानी 4 के बाद फिर 3, 2, 1 एंड देन 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी यानी फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी 1 होगी, उसके बाद के जो भी आपके एलिमेंट्स आते जाएंगे उनमें उस तरीके से आप वेरिएशन करते जाएंगे। ठीक है, वेयर एज रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7। अगर हाइड्रोजन को बेस मान करके चलेंगे तो हाइड्रोजन को बेस मानने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी और फिर 1 तक कम होगी, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को बेस मानते हैं तो 1 to 7 तक ये ग्रेजुअली क्या होती जाएगी बच्चों, इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। बड़ा सिंपल सा केस है। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में दैट विल रिमेन सेम। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करते हो तो हे ली ने की रब से फरियाद, ये एक फार्मूला होता है बच्चों आप लोगों के लिए, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम ये सभी फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में श्योरली 1 and 1 इलेक्ट्रॉन होना है सिर्फ और सिर्फ। अब उसके बाद आप समझ सकते हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ दियर वेरिएशन इन पीरियड एंड ग्रुप्स, तो आप समझ सकते हैं एटॉमिक साइज जो होता है सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। यानी कि आपका जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी जो सेंटर होगा
उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, क्योंकि रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उसकी साइज उतनी ही ज़्यादा होगी, और रेडियस जितनी कम होगी एटम की साइज उतनी ही कम होगी। तो बड़ा सिंपल सा केस, द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और दोनों के बीच का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और अट्रैक्शन के बढ़ने पर साइज़ ग्रेजुअली क्या होती जाएगी? कोलैप्स होती जाएगी, साइज़ ग्रेजुअली आपकी स्मॉल होती जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा केस है। नेक्स्ट आपको दिया गया आयनाइजेशन पोटेंशियल। चलिए देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका होता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। डेफिनेशन भी आपको दी गई है। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी, it is amount of energy required to remove a loosely bounded electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom. इट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल सा केस आपको बता रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल से सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराने के लिए, बड़ा सिंपल सा केस, जब आप मार्केट में जाते हो परचेजिंग करने के लिए, तो बच्चों परचेजिंग करने के लिए आप क्या करते हो? किसी ऑब्जेक्ट को परचेज करना है तो श्योरली आप क्या करते हैं? उनके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर एनर्जी को रिलीज़ कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और उसे देनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। तो बड़ा सिंपल सा केस है, आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होना है कि हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को किस में मेज़र करते हैं? तो श्योरली हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन होती है वो सेकेंड आयनाइजेशन से हमेशा कम होगी, और सेकंड थर्ड से कम होगी, थर्ड फोर्थ से कम होगी। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब आप